ये हैं अनंत सिंह। सोचिए, ये बाहुबली हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, ये मुकामा से चुनाव भी जीतते हैं, लेकिन इस देश की मनुवादी और जातिवादी मीडिया ऐसे महिमा मंडित करती है जैसे कोई अवतार हो, अवतार पुरुष हो। ये सब कुछ सिर्फ व्यूज के लिए नहीं किया जाता है। सोचिए, ये कौन लोग हैं जो सवर्ण समाज के इस तरह के दबंग, जिसको ये लोग दबंग कहते हैं, जबकि ये लगातार खुद कह रहे हैं कि 7 साल से जेल में थे। ये 47 रखते हैं, कई सारे गंभीर धाराओं में इन पर केस दर्ज है, 7 साल जेल में थे। और बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने जब चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, और मुंगेर में ललन सिंह जो भूमिहार समाज के हैं वो फंस रहे थे अनीता देवी के सामने, जो बड़े योद्धा हैं बहुजन समाज के, अशोक महतो, उनकी पत्नी के सामने जब फंस रहे थे तो इनको लाया गया था। लेकिन मनु मीडिया और तमाम सवर्ण पत्रकार, सोचिए, बहुजन नेताओं को नीचे दिखाते हैं, बेइज्जत करते हैं, सवाल पूछते हैं और इनका महिमा मंडन करते हैं। ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। अशोक महतो को क्रिमिनल कहते हैं और अनंत सिंह के लिए बाहुबली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता भ्रष्ट हैं और बाकी सवर्ण नेता जो है वो राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं, दलित पिछड़ा नेता जो है वो आदिवासी नेता हो जाता है। तेजस्वी यादव ने जो बड़े वादे किए हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उसकी पूरी चर्चा है। सबसे शानदार है 25 लाख का बीमा, हर घर में एक नौकरी, कम से कम एक नौकरी, बौद्ध विहार बुद्धिस्टों के हवाले, फ्री कोचिंग और ट्यूशन, हर जिला में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ताकि आपको इलाज के लिए बाहर न जाना सके। तो इसमें आपत्ति क्या है? महिलाओं को फ्री बस, 200 बिजली फ्री यूनिट, कोई भी नौकरी प्राइवेट नहीं होगी। जो भी एडहॉक बेसिस पे लगते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं वो सारी नौकरियां सरकारी होगी। और ये बात मनु मीडिया और जातिवादी मीडिया को अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमें कमेंट करके बताइए। बहुजनों के लिए क्या जरूरी है? तो एक तरफ इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव, कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है वो नौकरी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई का वादा कर रहा है। दूसरी तरफ आ गए हैं योगी जी। योगी जी कूद गए हैं हिंदू मुस्लिम लेकर, कह रहे हैं कि राजद वाले राम और माता सीता के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला यूपी में अभी भी लटका हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 लाख जब नौकरियां दी गई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार 17 महीने में, तो यूपी के मंत्री के बच्चे भी यहां एग्जाम पास करके टीचर बन गए। तो यूपी के लोगों ने भी यहां लाखों की संख्या में नौकरी ज्वाइन की, क्योंकि तब डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते थे और उन्होंने डोमिसाइल लागू नहीं किया था, और पूरे देश के लोगों को मौका था कि वो बिहार में आके नौकरी ले। 5 लाख नौकरियां मिली थी। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी पक्का करेंगे, कोई नौकरी प्राइवेट नहीं होगा। जितने भी प्राइवेट लोग हैं सबको उनको जो है सरकारी कर देंगे। जीविका दीदी को 30,000, हर प्रखंड में कोचिंग ट्यूशन फ्री, सारे बच्चों का कोचिंग ट्यूशन फ्री, 25 लाख का हेल्थ बीमा, जो मोदी जी 5 लाख का देते हैं आयुष्मान कार्ड, ये 25 लाख का देंगे। 5 लाख रुपए तमाम मेहनत कश लोग जो लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम करते हैं उनको देंगे। और योगी जी कह रहे हैं कि ये राम मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं, सीता मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं। अब ये बिहार के लोगों को तय करना है, खासकर दलितों, पिछड़ों, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, कि आपको धर्म के नाम पर वोट करना है या रोजगार के नाम पर। और सोचिए, योगी आदित्यनाथ बिहार में आके फिर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करने लगे हैं, जबकि बिहार में ऐसा होता नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में 2014 में मोदी जीत के आए, 15 हार गए, नीतीश जी और लालू जी ने हराया। 2019 में नरेंद्र मोदी 300 का आंकड़ा पार करके आए, लेकिन 20 में बिहार में नीतीश कुमार का छोटा भाई बनना पड़ा। मामूली अंतर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, और अब तो 240 की सरकार चल रही है। अब भी बीजेपी के लिए कुछ लगता है आपको? और सोचिए, योगी आदित्यनाथ राम मंदिर और सीता माता के मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं, और बीजेपी ने 50 सवर्णों को टिकट दिया है, 49,
और एनडीए में लगभग 80 से 90 के बीच आंकड़ा पहुंच रहा है सवर्ण समाज का। आज फिर मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये हमसे लिखवा लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिंदे के साथ हुआ, नीतीश जी के साथ बिहार में होगा। तो बिहार के दलित पिछड़े बहुत समझदार है, किसान आदिवासी अल्पसंख्यक समझदार है। वो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और रोजगार पर वोट करता है। हाँ, जातिवादी और मनु मीडिया जरूर लगा हुआ है कि पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो क्या बिहार में चुनाव होगा हिंदू मुस्लिम के नाम पर? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तमाम जो लोग ओपिनियन पोल कर रहे हैं, टीवी अखबार पर किसी को भरोसा नहीं है। आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ अपने एक्स अकाउंट पर या फेसबुक पर एक सर्वे कीजिए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन कौन जीत रहा है। तेजस्वी यादव 60-65% वोटों से आगे बढ़ते हैं। अति पिछड़ा में तांती ततमा हाको रथम पान है। यह समाज पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ आ चुका है। कुर्मी, मंडल, महतो इंडिया गठबंधन के साथ आ चुका है। मलाह समाज अति पिछड़ा में नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ आ चुका है। मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हैं। तो इस बार अति पिछड़ा बिल्कुल नहीं जा रहा है, बीजेपी के साथ नहीं दिख रहा है। नीतीश जी के वोटर जो है वो चिराग पासवान को वोट नहीं देना चाहते हैं। चिराग पासवान के जो वोटर है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो किसी गफलत में नहीं रहिए, बिहार में इस बार खेल होने जा रहा है और तेजस्वी यादव बड़ी लीड लेते हुए दिख रहे हैं। 143 सीट पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी चुनाव लड़ रही है और सिर्फ 15 टिकट सवर्णों के हाथ में गया है। तो टीवी अखबार तो उनको गाली देगा ही। कांग्रेस ने भले भरपाई की है, कांग्रेस ने अपने कोटा से लगभग 23 सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 61 कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं। तो सोचिए, सामाजिक न्याय को लेकर तेजस्वी यादव ने जो बड़ा कदम उठाया है उसका कोई तोड़ नहीं है। ये तो आप डंके की चोट पर लिख लीजिए। तो बिहार में 14 तारीख को क्या होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि चुनाव में अगर किसी अधिकारी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, इतना महंगा कि वो कल्पने में नहीं सोच सकता है। तमाम अंग्रेजी अखबारों में खबरें छप रही हैं कि गुजरात कैडर के 10 आईएएस को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने सरेआम कहा है कि कोई भी गड़बड़ी करने की अगर सोचता भी है तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो धीरे धीरे ही सही, बिहार एक अलग मिट्टी है, सामाजिक न्याय की धरती है, बुद्ध की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। बिहार की एक अलग तासीर है, बिहार की एक अलग माटी है। न इनकम टैक्स से, न ईडी से, न सीबीआई से आप डरा नहीं सकते हैं। और गुजरात मॉडल तो यहां बिल्कुल लागू नहीं होता है। बिहार में हर घर में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम राजनीति करते हैं और जेल जाना तो उनका लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि बिहार वो अभेद किला है बीजेपी के लिए। अभी भी वो नीतीश कुमार के कंधे पर सवार हैं, मांझी जी के कंधे पर सवार हैं, उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर सवार हैं, अभी वो चिराग पासवान के कंधे पर सवार हैं। और बीजेपी में अपना सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय, ये 2 बड़े नेता हैं। लेकिन जानकार बता रहे हैं, तमाम बीजेपी के दलित पिछड़ा सुन लें, जो आप अगर सपोर्ट करते हैं धर्म के नाम पर, कोशिश है कि यूपी मॉडल अप्लाई किया जाए। इनका अध्यक्ष पिछड़ा है और मुख्यमंत्री कोई सवर्ण हो जाएगा। तो आरएसएस का ड्रीम सपना है कि हमें सवर्ण मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन बिहार की मिट्टी अलग है, तासीर अलग है, सामाजिक न्याय की धरती है और यहां दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक रोजी रोटी, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई के नाम पर वोट करते हैं। उनको पता है कि उनके बच्चे का भविष्य पढ़ाई लिखाई से बनेगा। वो धर्म के नाम पर वोट नहीं देते हैं। जब 2014-15 में नहीं दिए, 20 में नहीं दिए, तो 25 में तो नहीं देंगे, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। राजनीति की खबरें की बात हो रही है तो बात यूपी से। मायावती जी ने आज मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन किया है, बड़ी बैठक की है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, सौरभ भारद्वाज हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने ही नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री को। सोचिए, इन लोगों ने छठ के लिए नकली यमुना बना दिया था।
इनकी कोशिश थी कि प्रधानमंत्री उसमें डुबकी लगाएंगे, बाद में इतना पर्दाफाश हो गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल यानी 28 तारीख को इन लोगों ने कहा कि हम नकली बारिश कराएंगे दिल्ली में। सोचिए, अरबों खरबों का स्कैम चल रहा है। नकली नदी बनाई जा रही है, नकली बारिश कराई जा रही है और बारिश हुआ भी नहीं। पॉल्यूशन कम दिखे इसके लिए उसी जगह जहां पॉल्यूशन मीटर लगा हुआ है वहीं छिड़काव किया जाता है। सोचिए, जो सरकार इस तरह की झूठ बोलती हो, इस तरह की बेईमानी करती हो, उसका कोई डाटा सही आता होगा? आप कल्पना कर सकते हैं? यह सरकार सिर्फ टीवी अखबार के दम पर चल रहा है। और सोचिए, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी जैसे लोगों को नहीं दिखा, आंख में रतौंधी था, अंधे थे ये लोग। ये अजीत भारती अंधे नहीं है, ये सब जातिवादी मनुवादी पत्रकार हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट है। जैसे मैं बहुजन समाज का एजेंट हूं, जैसे मैं संविधान का एजेंट हूं, तिरंगे का एजेंट हूं, भारतीय सेना का एजेंट हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी रहे, संविधान रहे, ज्ञान विज्ञान और तकनीक का एजेंट हूं। इस देश में सेना मजबूत हो, विज्ञान मजबूत हो और लोगों की गरीबी दूर हो, बहुसंख्यक आबादी को उनका अधिकार मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। और ये मिश्रा जी देखिए, ये रोज बाबा साहब को गाली देते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। बाबा साहब में वो ताकत है कि उनको गाली देके भी आप नेता बन सकते हैं। ब्राह्मण समाज ने हो सकता है मिश्रा जी को, ये ग्वालियर वाले मिश्रा जी को नेता मान लिया हो, और ये बाबा कह रहा है कि मनुवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ये बाबा साहेब मुर्दाबाद कह रहा है ये शख्स। अच्छा है, जो मुगलों के समय नहीं हुआ, जो अंग्रेजों के समय नहीं हुआ, जो कांग्रेस के समय नहीं हुआ, जब ब्राह्मण प्रधानमंत्री होते थे, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, ये सब कुछ आरएसएस की सरकार के समय हो रहा है। सब पर्दा हट रहा है। तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की सच्चाई को समझ रहे हैं और सारे पर्दे हट रहे हैं। जातिवाद और मनुवाद पहली बार सत्ता में है। सोचिए, जब बुद्ध जब दुनिया को ज्ञान दे रहे थे, विश्वगुरु थे, तब इस देश में बुद्धिस्ट राजा थे। तब सब बढ़िया था, सोने की चिड़िया, घर में ताले नहीं लगते थे, हम विश्वगुरु थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा थी। दुनिया भर से हिंसांग को देखिए, फायान को देखिए, सब दुनिया भर के छात्र यही बिहार, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला भी बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है, अब नालंदा में पढ़ने आते थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी 17 यूनिवर्सिटियां थी। दुनिया में विश्व का केंद्र था, सोने की चिड़िया थी, ताले नहीं लगते थे। वो दौर जब खत्म हुआ और जब जातिवाद मनुवाद पनपा, जब मुगल आए, तब भी ये लोग इतना अत्याचारी नहीं। तब मुगल के समय कबीर लड़ रहे थे, रविदास महाराज लड़ रहे थे, उनको भी प्रोटेक्शन मिला। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के समय बाबा साहब लड़ रहे थे, फूले लड़ रहे थे, उनको भी प्रोटेक्शन मिला। तब भी मनुवाद इतना सर उठाकर नहीं बोल रहा था। आजाद हुआ देश, कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू 23 ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते थे, तब भी एक शर्म का पर्दा था। लेकिन सोचिए, जो आज आरएसएस की सरकार है तो मनुवाद जिंदाबाद कहा जा रहा है, बाबा साहेब मुर्दाबाद कहा जा रहा है। ये इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को समझना पड़ेगा कि जो जातिवादी मनुवादी हैं आज सत्ता में हैं और वो जातिवाद और मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं। वो इस देश में सबको बराबरी के हक को छीनना चाहते हैं। इस देश में खतरा उन 15 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का है जो सिस्टम के हिस्सा बने हैं। 40 करोड़ लोग दलित पिछड़ा सिस्टम से बाहर हैं, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, और अब तो संविधान खतरे में है, वोट का अधिकार खतरे में है। 12 राज्यों में अब एसआईआर होगा। बिहार में हंगामा हुआ तो सिर्फ 68 लाख वोट कटा, टोटल लगभग 75 लाख। हंगामा ना होता तो 3 करोड़ 2.5 करोड़ वोट काट दिए जाते, तब कभी कोई बहुजन दल सत्ता में नहीं आएगा। पहले अपने नौकरों को SC/ST रिजर्व सीट पर जिताते थे, सारे सीट सवर्ण होते थे। फिर जब बहुजन आंदोलन चला, ओबीसी राजनीति में आया। अगर एसआईआर हो गया तो सबसे ज्यादा कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ओबीसी जातियां राजनीति से खत्म हो जाएगी, रिजर्व सीट पर SC/ST बच जाएंगे
और बाकी सीटें सवर्ण समाज के हिस्से में होगा, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।